अरे हो गया, ऐसा लग रहा है तुम लोग बिछड़े मित्र जो है काफी दिनों बाद मिले हो, और अभी पुरानी छुट्टी बातें जो 10 दिन 11 दिन नहीं हुई है पूरा कर लो, नहीं आज ही। तो सिलेबस भी 10 दिन 11 दिन से नहीं हुआ, उसको भी पूरा करने का है, ठीक है। वो भी ध्यान में रखते हुए चलने का है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन नंबर 1, रेड इंक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। अच्छा, कल की क्लास जो है मॉर्निंग वाली कराई थी हम लोगों ने, जनरल साइंस की कराई थी, ठीक है। तो जिनका मान लो ये रह गया, नहीं किया है, तो प्लीज आप देख लेना उसको, ठीक है। तो ऐसे ही 2-3 टॉपिक्स मेजर चुन चुन करके मैं आपका करा दूंगा उनको। चलो, सो रेड इंक, यहां से देखो ये थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन है। देखो फिनॉल की तो बात कल भी हमने करी थी कि फिनॉल जो है जनरली डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, ठीक है, कीड़े वगैरह मारने के लिए यूज होता है। दूसरा, यहाँ पे ये जो कॉन्गो रेड दिख रहा है, ये कॉन्गो रेड एक तरीके से आपका इंडिकेटर है, इंडिकेटर है फॉर द कि जो भी सॉल्यूशन है वो एसिड है कि बेस है। तो कॉन्गो रेड इज एन इंडिकेटर टू चेक द पीएच, ठीक है। तो उसके लिए आपका कॉन्गो रेड यूज होता है। जो यहाँ पे एनिलीन है, ये आपका पिगमेंट है, यानी इसके बेसिस पे इसको यूज करके आप कह सकते हो ये रॉ मटेरियल है कलर्स को बनाने के लिए। लेकिन इसका यूज करके कोई भी कलर बनाया जा सकता है, नॉट ओनली रेड। रेड के लिए स्पेसिफिकली कोई यूज किया जाता है, दैट इज, ठीक है। बहुत कॉमन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अगर आ गया सामने तो आप इसको कर लेंगे। तो कॉन्गो रेड जनरली चांसेस होंगे यहाँ पे बच्चे कॉन्गो रेड की तरफ चले जाएंगे, बट कॉन्गो रेड वाज द इंडिकेटर, पीएच का वो इंडिकेटर है आपको, तो ये दिए करने का, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें से कितने लोग इस बार अपीयर हो रहे हैं बीपीएससी वाले में? हाँ तो सरवाना क्या भाई, फॉर्म भर दिए तो भर दिए। चलो यही मेरा क्वेश्चन गलत था, अपीयर हो रहे हैं पूछे कितने लोगों ने फॉर्म भर दिया है, ठीक है। अपीयर तो उसके बाद पूछेंगे, वो लास्ट दिन तक चलते रहता है, अपीयर होंगे नहीं होंगे। मुझे तो डाउट है, मुझे डाउट है। तो ठीक है, और चांस मिलेगा तुम्हें, और प्रिपरेशन अच्छे से करो, और क्या क्या इसमें डिफरेंट शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन कराना पड़ेगा। एक शिफ्ट में और आगे बढ़ जाएगा, अच्छा नहीं है, उससे आप सैटिस्फाइड नहीं हुए, कब क्या होगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर एक शिफ्ट में होगा तब तो कोई समस्या ही नहीं है। नहीं तो उसमें पता है क्या होता है, अगर 3 सेट में बनाएगा ना, क्वेश्चन डिफरेंट नहीं होंगे, नंबर डिफरेंट रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, डिफरेंट नहीं होगा। वही वही देखो, अगर मुझे क्या लग रहा है कि अगर सेम शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो फिर वो डिफरेंट सेट्स कर देंगे, जैसे यूपीएससी करती है, एबीसीडी कर देती है, वो क्वेश्चन सेम रहते हैं, बस नंबरिंग चेंज उसकी अलग रहती है। बीपीएससी में पहले से ही है। हाँ तो फिर कोई समस्या ही नहीं। अगर डिफरेंस आपको ये में एग्जाम होता है, शिफ्ट में होगा, तो फिर बिना नॉर्मलाइजेशन को हो नहीं पाएगा। बस क्यों, क्या दिक्कत? अच्छा खैर, बिहार का वेबसाइट तो है, तो इशू होना है वो। अच्छा तो खैर वो तो ठीक है, लाइव फोटो ठीक है।
वो तो ठीक है कि लाइव फोटो लेने का है, मतलब कहने का मतलब ये, मतलब सर्वर डाउन चल रहा था, क्या इशू क्या हो रहा था? मतलब कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस कर दिया था इन्होंने, राइट? अच्छा, अच्छा, रेलवे का भी एग्जाम है इधर? हाँ तो बढ़िया, तो बढ़िया है ना, भीड़ कम रहेगी तो क्या दिक्कत क्या है उससे आपको? अच्छा तो है, भीड़ कम रहेगी, अच्छा से एग्जाम दो। नहीं नहीं, इलेक्शन है, अभी कुछ नहीं होगा, उल्टा सीधा काम नहीं होगा, ये भरोसा रखो। इलेक्शन है, उनको भी पता है, और ये एग्जाम मुझे लग रहा है। अच्छा, नहीं डिफरेंट, देखो अगर उतना ये नहीं गया है तो मुझे नहीं लगता नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएंगे, ये फॉर्म नहीं गिरा है उतना, तो पहले भी एक शिफ्ट में एग्जाम वो करा ही लेते थे, तो करा लेंगे। दिक्कत ये होती है कि यहाँ पे, जैसा कि मुझे यहाँ तक पता है कि यहाँ पे सेंटर वगैरह जो है कहीं कहीं भी भेज देता है। हाँ, कहाँ पे? अरे मेरा नहीं, मेरा एक दोस्त गया था, मतलब लास्ट टू लास्ट ईयर ही टोल्ड कि भाई जो सेंटर था वो खेत में था, ठीक है, पानी में से तक जाना, भाई क्या कर रहे हो? अच्छा कोई नहीं, वो सबके लिए है, क्या ही करना है उसमें, वो तो रैंडमाइजेशन का चांस ना, किसका सेंटर कहाँ जाएगा, वो तो रैंडमली होता होगा, राइट? चलो आ जाओ आ जाओ। बीपीएससी को अभी जो है उसको भगवान मान के चलो, अगले कुछ महीने जब तक एग्जाम ना हो जाए, ठीक है? चलो ये बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज यूज्ड टू मेक फायर प्रूफ क्लोथिंग? ये देखो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। हाँ जी, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, एल्यूमिनियम सल्फेट जो है। बाकी जो है ये नहीं यूज होते, बाकी जो इसमें से फर्टिलाइजर वगैरह में यूज होता है, ना कि फायर प्रूफ क्लोथिंग में। तो फायर प्रूफ क्लोथिंग वाला क्वेश्चन जो है ये बहुत कॉमन है, ठीक है, कि किस कौन से मटेरियल यूज होता है आपको फायर प्रूफ क्लोथिंग बनाने का। सो नेचुरल रबर is a polymer of butadiene, ethylene, isoprene, styrene. सो नेचुरल रबर, देखो ये हैं तो सारे के सारे ही पॉलीमर, ठीक है, ये सारे के सारे हैं, बट इसमें नेचुरल रबर का जो है दैट इज द आइसोप्रीन। देखो ये ब्यूटाडाइन ऑब्वियसली नहीं जाएगा, ये बेकेलाइट वगैरह में यूज हो जाएगा। इथिलीन से आपका पॉलीथीन बनता है, ठीक है। आइसोप्रीन जो है दिस इज द नेचुरल रबर, ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। सो कॉमन क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, बाकी तो चलो ठीक है। इजी क्वेश्चन। सो ऑब्वियस सी बात है ना, नेचुरल पॉलीमर कौन है, नेचुरली एग्जिस्ट करता है तो सिल्क ही है। बैकेलाइट जो है, अगेन बैकेलाइट वगैरह जो है आपका प्रेशर कुकर का जो हैंडल वगैरह यूज होता है तो वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। केवलार जो है ये बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। और लिखी लो लिखी लो लिखी लो, ये जो है ये भी आपका इसको लेक्सेन जो है, यू कैन राइट इट, ये प्लास्टिक है, बट ये प्लास्टिक ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट है ये, ठीक है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के रूप में इसका यूज होता है लेक्सेन का। मतलब लाइट आराम से उससे पास होती है तो आराम से व्हाइट व्हाइट कलर का दिखेगा, तो वो जो है वो दैट इज द लेक्सेन। बैकेलाइट वगैरह वही है जो आपका कुकर प्रेशर कुकर का हैंडल वगैरह देखते हो ना, वो बैकेलाइट होता है, वो सिंपली। अच्छा एक चीज यहाँ पे क्लियर रखना, दो टर्म यूज होता है बार बार जब प्लास्टिक की बात आती है ना, एक टर्म यूज होता है बार बार कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है? देखो थर्मोसेटिंग वैसे प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार हीट कर दिया
उसका जो फॉर्म आएगा वो पूरा का पूरा परमानेंट रह जाएगा, वो थर्मली आउट सेट हो जाएगा। एक बार आपने हिट कर दिया उसका फॉर्म, आप दोबारा उसको हिट करोगे तो इतना जल्दी उसका फॉर्म नहीं चेंज होने वाला है, ठीक है। वो आपको फिर से उसको इनिशियल से प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। दूसरे होते हैं थर्मोप्लास्टिक, ठीक है। एक थर्मोसेटिंग है, दूसरा थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कर लेना इसमें। थर्मोप्लास्टिक वो होते हैं जिनको थोड़ा सा भी हीट करोगे तो अपना फॉर्म चेंज करने लगेंगे, ठीक है। जैसे अब वही सिंपल एग्जांपल, थर्मोप्लास्टिक में आप देखोगे पॉलिथीन है, पॉलिथीन को थोड़ा हीट करो, देखो स्ट्रेच वगैरह करना चाहोगे उसका फॉर्म चेंज होने लगेगा। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोप्लास्टिक। दूसरी तरफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, वही बैकेलाइट वाला एग्जांपल ले लो, जो प्रेशर कुकर का हैंडल है, अगर उसको हीट करोगे जल्दी वो उसका फॉर्म चेंज नहीं होता, लेकिन एक बार उसका फॉर्म चेंज हो गया तो फिर उसको वापस उस फॉर्म में लाना दोबारा बहुत मुश्किल है। तो ये डिफरेंस क्लियर रखना थर्मोसेटिंग के बीच में एंड थर्मोप्लास्टिक के बीच में, ठीक है। ये दोनों उसमें टाइम लेता है, ठीक है। एक बार उसका फॉर्म चेंज हो गया तो बहुत डिफिकल्ट है उसको वापस से उस फॉर्म में लेके आना। इसका जो है इसको इजीली चेंज किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली बॉन्ड कहां पे स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड कहां पे स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा, वहां पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पे बॉन्ड क्या है, वीकर बॉन्ड बनेंगे, सिंपल सी कहानी, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर इनमें से कौन सा नहीं है, तो नाइलॉन ऑब्वियसली, नाइलॉन ऑब्वियसली ना आजकल जो कपड़े वगैरह में यूज होते हैं तो नाइलॉन का इश्यू, और नाइलॉन का यही इश्यू है। जैसे आज के डेट में देखोगे तो नाइलॉन जो है ये एक बहुत बड़ा कारण बढ़ रहा है प्लास्टिक पॉल्यूशन का भी। हाँ जी, हाँ टाइम लगेगा, ये 200 300 400 सालों में जो है ये धीरे 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 डिकम्पोज होता है। तो ये आजकल के खास करके जो कपड़े वगैरह आते हैं, वो भी जो स्पोर्ट्स वाले टी शर्ट आ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा नाइलॉन होता है उसमें। और ये क्या होता है, ये बहुत ज्यादा खतरा है आपके एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि ये प्लास्टिक पॉल्यूशन, और प्लास्टिक पॉल्यूशन में भी माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन का ये कारण है, ठीक है। बड़ा प्लास्टिक होगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो डिकम्पोज होगा, बट ये क्या होता है साइज में छोटे छोटे टूट जाते हैं, और उसके वजह से एक तो जहां पे है उसको परेशान कर रहे हैं, इवन जो एनिमल्स है, फ्लोरा एंड फौना है, उनके बॉडीज में भी ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे मिल जाते हैं। एक बार को एक बेबी में, फीटस में मिल गया था प्लास्टिक, ठीक है। वो बच्चा था, अनबोर्न बच्चा था, हाँ कुछ दिन हो गया, ये 6-7 महीने। तो उसके उसके बॉडी में भी ये दे फाउंड दिस प्लास्टिक। तो ये इतना डेंजरस होता जा रहा है अपने ये के लिए। और ये केवल और केवल कपड़ों में नहीं, इवन जो आपका सिंथेटिक जो कॉस्मेटिक्स वगैरह यूज होते हैं उसमें भी ये रहता है। तो जो आपका ये आता है ना फेस वॉश वगैरह आते हैं वो स्क्रबर वाले, तो जनरली उसमें आपको माइक्रोप्लास्टिक वगैरह पाए जाते हैं उसमें भी। तो वो भी खतरनाक है, ऐसा नहीं है कि आप फेस वॉश यूज कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा चीज है। दैट इज ऑल्सो समवेयर कहीं ना कहीं नुकसान आपको पहुंचा ही रहा है वो, ठीक है। तो जितने भी वो क्रीम्स होते हैं ना जो बहुत इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, उन सब में ये माइक्रोप्लास्टिक्स होते हैं, सब में। अदरवाइज वो इतना इजीली स्प्रेड ही नहीं करेगा, ठीक है। सो नाइलॉन, चलो, हाँ जी, बॉडी में जा रहा है ना आपके, तो बॉडी में जा रहा है तो ऑब्वियसली बॉडी में जाएगा तो बॉडी के जो इंटरनल सिस्टम है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है, एक्यूमुलेट हो रहा है कहीं पे अननेसेसरीली, डिकम्पोज नहीं होगा तो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो वाटर बॉडी में है तो वाटर बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाएगा, ठीक है। वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो वाटर बॉडी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उनकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है, उनकी मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ जाती है तो उनको ऑक्सीजन की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन धीरे धीरे काफी तेजी से डिप्लीट होने लगता है, तेजी से डिप्लीट होगा, हाइपोक्सिक कंडीशन बननी शुरू हो जाएगी, डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अब बच्चे में मिल जा रहा है, बच्चे में ही स्टार्टिंग में ही प्लास्टिक है, तो जस्ट सोचो कि वो ग्रो करेगा तो उसको कितनी सारी परेशानियां होने वाली, ठीक है। कहीं अगर उसके केमिकल बॉडी का जो केमिकल मेकअप है उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, उस प्लास्टिक ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, तो हो सकता है किसी पार्ट का ग्रोथ ज्यादा हो जाए, किसी पार्ट का ना हो, इट्स अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो नुकसान इससे कई तरीके से, क्योंकि डिकम्पोज नहीं हो रहा। देखो नेचर में ऐसा है कि जो चीजें नेचुरल है, क्यों हम कहते हैं कि भाई नेचुरल प्रोडक्ट्स पे यूज करो, कारण यही है कि अगर नेचुरल प्रोडक्ट होगा तो नेचर ने उसको बनाने के साथ साथ उसके डिकम्पोजिशन का तरीका भी तैयार करके रखा है, ठीक है। वो कोई दिक्कत बहुत ज्यादा, जब तक उसका नंबर या उसका अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाओगे तब तक नेचर उसको हैंडल कर लेती है। लेकिन अब तुमने कोई ऐसा ऐसा राक्षस बना दिया जिसको पता ही नहीं कि इसको मारना कैसे, तो फिर उसको कैसे हैंडल करोगे। ये सेम कहानी है, पुराणों में पढ़ते थे ना कि बना दिया, एक ऐसा राक्षस बना दिया, पता ही नहीं है इसको वरदान मिला, वो मार ही नहीं सकते, कोई तरीका ही नहीं पता है। तो यही कहानियां हैं, यही सब हैं वो राक्षस, राक्षस वो कुछ अलग नहीं थे, यही राक्षस होते थे,
ठीक है, आपने कुछ ऐसा क्रिएट कर दिया, अब इसको कैसे खत्म करें, यू डोंट नो। न्यूक्लियर बम आपने बना तो दिया, अब बना दिया, तब देखो परेशान कर रहे हो, ह्यूमैनिटी के लिए ही खतरा हो गया। तुमने तो सोचा था कि कुछ अच्छा बना रहे हैं, ठीक है, वो बाद में उल्टा पड़ गया तुम्ही पे। तो ये भी उन्हीं एक राक्षसों में से है प्लास्टिक आज के डेट में। जरूरत भी, आप इसको हटा भी नहीं सकते, ऐसा ये आपके साथ आपके बस गया है कि आप इसको हटा नहीं सकते। प्लास्टिक को आज डेट में रिप्लेस करना इज नियर टू इम्पॉसिबल, ठीक है, इट्स लाइक दैट। बट समस्याएं तो है, अब ये नहीं कह सकते समस्या नहीं है। अब आप कितना भी कर लो, आज के डेट में चल रही है ना कि भाई पॉलिथीन हटाओ, पॉलिथीन हटाओ, हटाओ, ये 5 साल से 10 साल से चल रहा है, लेकिन नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक उसका ऑल्टरनेटिव नहीं आएगा तब तक कुछ होगा नहीं। और ऑल्टरनेटिव निकलना अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी इसकी प्रॉपर्टीज है, हल्का होता है, बनाना आसान है, प्राइस कम है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास बहुत है। बिल्कुल होता है, कपड़े में भी होता है, वो छूटता है। और उसमें क्या होता है, जब आप धोते हो ना तो वो टूट टूट के पानी में, वाटर बॉडीज में जाता है, तो जहां जा रहा है उसको भी पॉल्यूट कर रहा है। तो पहले तो चलो डिटर्जेंट का इश्यू था, साथ साथ अब माइक्रोप्लास्टिक का भी इश्यू हो रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नॉट सिंथेटिक, उल्टा क्वेश्चन, यही देखो क्वेश्चन घूम घूम के आ रहे हैं बार बार। नॉट सिंथेटिक पूछा इसने, यानी मतलब नेचुरल कौन सा है। देखो इसमें जो है, नहीं लेक्सन तो अभी हमने बात करी ना, इससे पहले वाले में भी बताया था, पहले ही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल पॉलीमर। तो यहाँ पे देखो लेक्सन का ऑप्शन था, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। यहाँ पे जो आंसर है दैट इज, ठीक है, ये सिल्क का फाइबर है, ठीक है, सिल्क जो है इसी से बना होता है, इसका नाम आपको फाइब्रोइन है। तो दैट्स द सिंपल, और इसमें कुछ नहीं था। So most abundantly organic compound found in the nature. So सबसे ज्यादा क्या मिलता है, नहीं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड सेलुलोज। सो दिस इज सेलुलोज। अब ये फैक्चुअल डेटा है कि सबसे ज्यादा अगर मिलेगा तो सेलुलोज मिलेगा। सिंपल से ऐसे भी समझो, प्लांट्स ऐसे भी बहुत ज्यादा है, और प्लांट्स के सेल वॉल में सेलुलोज होगा ही होगा, ठीक है। तो दैट इज सिंपली सेलुलोज। बाकी सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज ये वो आपको वो बनाते हैं, वो लिमिटेड है, वो कितना बनाएंगे नहीं बनाएंगे ये उस पर डिपेंड करेगा। बट सेलुलोज उनके एग्जिस्टेंस के साथ ही एग्जिस्ट करता है। तो सेलुलोज क्या हो जाएगा आपका नंबर उसका, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल पॉलीमर। अच्छा, पॉलीमर इनमें से कौन सा नहीं है, ओके। हाँ जी, देखो ऑड वन आउट निकालो। ग्लूकोज कहाँ है ऑप्शन में, प्रोटीन भी है, अच्छा कॉटन तो हटा दिया ऑप्शन में से, चलो आपके लिए आसान कर दिया, ठीक है। बाकी 3 में से बताओ। नेचुरल तो स्टार्च है ही, नेचुरल सारे हैं, इसमें से आपको ये ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि इसमें से पॉलीमर कौन सा नहीं है, ठीक है। नेचुरल तो सारे दिख रहे हैं ना। घी होगा, ठीक है, घी लिपिड है, ठीक है, घी जो है, घी आपका पॉलीमर नहीं है, घी एक लिपिड है, फैट है ये, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ पॉलीमर। यहाँ पे आपका रिपीटिशंस नहीं मिलेंगे, यू विल फाइंड कि एक मीडियम दूसरे मीडियम में फंसा हुआ है, कुछ इस तरीके का है वो। बाकी स्टार्च, प्रोटीन, कॉटन जो है, चलो नॉन सेलुलोजिक फाइबर, जो सेलुलोज से नहीं बना हुआ है, नॉन सेलुलोज ऑब्वियसली आर्टिफिशियल जो है तो वो सेलुलोज से नहीं बना होगा। बाकी जो है रेयन, लाइनेन, जूट, ये सारे, लिनेन आजकल तो इतना फेमस हो गए भाई, ठीक है। तो ये सारे के साथ, तो ऐसे भी इसको याद रख लेना, ठीक है, कि अगर आपको नेचुरल कहीं से पूछ ले कि अच्छा नेचुरल इसमें से कौन सा, या ये तीनों किस चीज से बने हुए, तो ऑल आर मेड ऑफ सेलुलोज, सिंपल से। तो जो भी आपको जनरली नेचुरल फाइबर मिलते हैं, जनरली नॉट ऑल, ठीक है, सो दे आर मेड अप ऑफ दिस सेलुलोज। अगर प्लांट से वो मिल रहा है तो रबर वगैरह को छोड़ के आइसोप्रीन वगैरह थोड़ा सा अलग है, बाकी ये मैक्सिमम टाइम ये क्या होता है, ये सेलुलोज के बने होते, ठीक है।
चलो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? बात समझ में आ गई? तो थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक दोनों अलग चीजें हैं। ये थर्मोप्लास्टिक कौन सा इसमें से नहीं है? अरे पॉलीथीन तो कॉमन है, ठीक है। पॉलिस्टीरीन भी कॉमन मिल जाता है जनरली, जो पाइप वगैरह होते हैं कुछ कुछ, ठीक है, थोड़े पतले वाले जो पाइप होते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, अब ये क्या है मैं कैसे बताऊं तुम्हें? ये टाइप ऑफ रबड़ है ये भी, टाइप ऑफ, अब सब तो है मतलब पॉलीमर ये, बट टाइप ऑफ रबड़ के करीब जाता जाता है ये, ठीक है। एक बार चेक कर लो, ठीक है। हाँ जी, इसको एक बार हिट कर दोगे तो फिर ये नहीं आएगा उस फोन में। चलो 11 टेफ्लॉन। पॉली टेट्रा क्योंकि सबसे बड़ा दिख रहा है वही क्या? हाँ जी। सो देखो टेफ्लॉन अगेन कॉमन नेम है, बर्तन, हाँ जी बर्तन बनाने। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, इसीलिए थोड़ा सा ये पॉल्यूशन भी करता है क्योंकि फ्लोरोइथिलीन है। फ्लोरो होने का मतलब ही अपने आप में वो पॉल्यूशन कराएगा, ठीक है। अच्छा कहाँ पे यूज होता है टेफ्लॉन का? अरे इधर भी सुन लो, कहाँ पे यूज होता है टेफ्लॉन का? बर्तन बनाने में है कहीं इसमें? हाँ इसमें है कहीं? अब ये मत बोला कि इसको तोड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है कि ये मेरे पास जो भी नॉन स्टिक बर्तन होता है, ठीक है, जो भी नॉन स्टिक बर्तन होता है उसका जो लेयर होता है दैट इज द टेफ्लॉन का लेयर है वो, ठीक है। और इसीलिए इसीलिए इसको कई बार कार्सिनोजेनिक भी माना जाता है कि टेफ्लॉन जो है, इसीलिए आपको बोलते हैं कि नॉन स्टिक बर्तन यूज करो तो उसमें जो कलछुल या जो भी चलाने के लिए यूज करना नहीं, वो दूसरा चीज है वो, ठीक है। केवलर है ही नहीं ऑप्शन में, तुम केवलर ऑप्शन बना रहे हो। हाँ जी, तो बुलेट प्रूफ ग्लास पॉलीकार्बोनेट के लिए आप यूज करोगे, ठीक है। अच्छा बुलेट प्रूफ ग्लास यहाँ पे ध्यान देना, बुलेट प्रूफ वेस्ट की बात नहीं हो रही है, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। वो केवलार जो है वो जनरली बुलेट प्रूफ वेस्ट वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। ये ग्लास है, ये पॉलीमर में आपको यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वहां पे, केवलार यहाँ पे क्यों नहीं था ऑप्शन में, तो क्वेश्चन इसलिए पूरा पढ़ने का है, ठीक है। अब परेशानी कब होगी? परेशानी होगी जब दोनों ऑप्शन में हो और क्वेश्चन आपने ध्यान से नहीं पढ़ा। तुम पहनते हो? अच्छा हाँ ठीक है। हाँ क्या ग्लास और नहीं, अब आज के डेट में देखो जैसे वो जो वेस्ट है ना उसमें भी वो सिंगल लेयर नहीं होता है, ठीक है। हाँ तो वो एक केवलार का लेयर है, उसके नीचे ग्लासेस भी होते हैं, ग्लासेस का भी लेयर होता है वो, ठीक है। अलग तरीके से वो ग्लासेस को फिट किया जाता है, वो लेयर रहेगा। देन फिर आपका शॉक एब्जॉर्बर लेयर वो करके देते हैं। अब जैसे पहले जो बुलेट प्रूफ वेस्ट आते थे, पहले वाले, आज से 10 साल 12 साल 15 साल पहले, उनका वजन करीब करीब 15 से 20 किलो हुआ करता था। आज के डेट में जो आते हैं दे आर वेरी लाइट, 4 से 5 किलो में आ जाएगा। वही वही 5 kg आसपास, मतलब एक मेरा रफ एस्टिमेट था। नहीं नहीं, ग्लास हल्का होगा, मेटल से हल्का होगा। नहीं नहीं, केवलार मेटल नहीं है, केवलार तो एक आपको जैसे सिल्क हो गया पॉलीमर, वैसे एक पॉलीमर है वो। हाँ तो मेटल का आप बनाओगे तो फिर ज्यादा वजन होगा ना, मेटल का आप बनाओगे, और मेटल में आपको स्टील यूज करना पड़ेगा, और क्या यूज करोगे, या फिर आप एल्यूमिनियम वाला ड्यूरालुमिन यूज करोगे, तो हल्का होगा। बट उसका इम्पैक्ट फिर भी आपको उसमें आपको ये कुछ ना कुछ शॉक एब्जॉर्बर रखना पड़ेगा। हेलमेट जो हम बनाएंगे तो केवल स्टील का हेलमेट बनाएंगे तो काम चलेगा क्या? यू नीड ना प्रोटेक्शन, तो कुछ वैसा ही है वो,
तो फिर क्यों अननेसेसरी हम वेट बढ़ाए, हमको अगर अल्टरनेटिव मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है तो। अब हेलमेट बनाएंगे तो हैवी हो जाएगा वैसा, तो बुलेट प्रूफ ये वैसा ही मान लो, रोड प्रूफ कुछ वैसा ही बनता है वो। चलो अब सलमान खान का भैया, चलो फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, सेम वही क्वेश्चन फिर से आपका, फॉर मेकिंग बुलेट प्रूफ मटेरियल तो पॉलीकार्बोनेट आपका चला जाएगा। विच गैस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लास्टिक? नहीं 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 नहीं, रुको, ये क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसलिए गलत है कि पॉली नाइट्रोजन पॉली हाइड्रोजन जैसा कोई गैस नहीं होता है, ठीक है, ऐसा कोई गैस नहीं होता है, डिफरेंट गैसेज निकलेंगे बट वो पॉली के ऑप्शन में नहीं जाएगा, ये सारे गैसेज निकलेंगे उसमें से, डिपेंडिंग अपॉन की प्लास्टिक कौन सा है, ठीक है, किस पॉलीमर से बना हुआ प्लास्टिक है उस हिसाब से निकलेंगे। ये क्वेश्चन कुछ और पूछना चाहता था, इसने गलत करा हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे पॉलीथिलीन यूज करे होगे तो वहां से आपका इथिलीन गैस निकलेगा, ठीक है, कार्बन गैस निकलेगा, और ज्यादा जलाओगे तो पायरोलिसिस करोगे तो लास्ट में 2-3 गैसेज ही निकलनी है, सबसे लास्ट में। कोई भी प्लास्टिक जलाओ, लास्ट में जो कॉमन गैसेज निकलेगी, कार्बन सबसे कॉमन है, ठीक है, आपका नाइट्रोजन कॉमन हो जाएगा, ठीक है, आपका जो है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ये भी कॉमनली निकल जाते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन की बाकी मटेरियल, वैसे यहाँ तक क्लोरीन है तो क्लोरीन भी कुछ मात्रा में निकलेगा। तो एक गैस बताना सिंपली कि कौन सा प्लास्टिक है, ये पॉसिबल नहीं है। चलो सेलुलोज एंड स्टार्च बोथ आर मेड अप ऑफ, किससे बने होते हैं? बोथ ए एंड बी, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दोनों। सोच के बोलना, सोच के बोलना, जनरली की तरफ ना जाओ, ठीक है। अब जब तुम जनरली की तरफ जाओगे तो क्वेश्चन सेट करने वाला भी तो उतने दिन से पैटर्न देख रहा है वो, ठीक है। देखो जो सेलुलोज तो ठीक है, सेलुलोज भी आपको दोनों मिल जाएंगे, बट स्टार्च जो जनरली होगा, दिस इज, ठीक है, तो ग्लूकोज से। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है? अच्छा देखो, सेलुलोज एंड स्टार्च दोनों ही क्या है, दोनों ही पॉलीमर हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स इनको कहते भी हैं, ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज द नेम ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉली टर्म मिल रहा है, मतलब एक ही यूनिट का रिपीटिशन हो रहा होगा बार बार, ठीक है, तो सैकेराइड्स यूनिट है, हाँ जी, लीनियर, ठीक है। अब जैसे जो आपका फ्रुक्टोज है ये आपका स्टोरेज है, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड है वो नॉर्मल। अच्छा प्लस माइनस क्यों लगा हुआ है, एनीवन? प्लस माइनस लगा हुआ इसलिए कि इसका ऑप्टिकल रोटेशन किस तरफ कराएगा, कल ये चर्चा कर रहे थे ना हम लोग लाइट की, कि लाइट में ऑप्टिकल रोटेशन होता है, तो ये ग्लूकोज प्लस है, माइनस ये डिपेंड करेगा कि ये लाइट को किस तरफ से रोटेट करेगा, इसलिए वो प्लस एंड माइनस लगा हुआ है, ठीक है। जो आपको कल कायरालिटी बात कर रहे थे ना हम लोग, इनांशियोमर्स, उसका कॉन्सेप्ट है ये, हालांकि यहाँ पे है नहीं बट चलो ठीक है। पीवीसी सबसे कॉमन टर्म प्लास्टिक्स में यूज होता है, ठीक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पे पीवीसी पाइप वगैरह काफी कॉमन है, ठीक है, और यही काफी बड़ी समस्या बन चुकी है आज की डेट में, वेस्ट साइड पे पीवीसी का मिलना, और जब उसको जलाते हैं तो काफी फेमस गैसेज निकलती हैं, ठीक है, डाइऑक्सिन, फ्यूरन्स जैसे गैसेज को ये जन्म देता है, ठीक है। दीज आर लाइक वेरी हार्मफुल गैसेज आर देयर। तो कहीं पे भी जहां पे भी वेस्ट डंपिंग साइट है वहां पे बर्निंग होती है तो आसपास के लोगों में सांस की समस्या, कैंसर की बीमारियां बहुत कॉमन हो जाती हैं, ठीक है। और ऐसे ही जैसे अब पंजाब, हाँ दिल्ली तो खैर सबके लिए फेमस है, ठीक है, कोई भी समस्या बड़ी हो तुमको अर्बन एरिया से लेते आप उसको बोल दो कि दिल्ली में तो होगा ही होगा, ठीक है। वो पहाड़, मैं लिटरली मैंने जब पहली बार उसको देखा था बोले ये है क्या, मुझे लिटरली पहली बार मैंने देखा था भाई यहाँ तो पहाड़ एग्जिस्ट नहीं करता है, अरावली, मुझे लगा कि अरावली तो इतनी बड़ी है नहीं, यहाँ पे ये कौन सा पहाड़ है, ठीक है। जब और पास पहुंचे देखा अच्छा ये कचरे का पहाड़ दिख रहा है, वो पूरा बदरपुर इलाके कि क्या चल रहा है भाई, वही तो
अरे वो इतना बड़ा है ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जस्ट एक इमेजिनेशन कर लेना कि अगर ये इतना बड़ा पहाड़ है ना, उस पे जो पोकलैंड दिखती है इस साइज की दिखती है दूर से, और इस पे कम से कम आपको एक साथ में 50 ट्रक घूम रहे होंगे उस पे। तो क्या चल रहा है? हाँ तो अभी बरसात आ जाएगा ना, तो पहले ही निकाल लेने का है उसको बालू। ठीक है, बरसात में। हाँ हाँ, तो बरसात आएगा तो फिर बालू नहीं निकल पाएगा, तो उसको महंगे दाम में बेचा जाएगा ना फिर। बिहार में तो दो ही लोगों के पास पैसा ही है, ठीक है, या तो जो बालू बेच रहे हैं और या तो अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स इज नॉट बायोडिग्रेडेबल? तो जो नेचुरल होगा, देखो कोई भी नेचुरल सब्सटेंस होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा। नेचर ने बनाया उसको, नेचर उसको डिस्ट्रॉय करना जानती है। अगर वो नहीं है तो देन इट्स एन आर्टिफिशियल। तो पीवीसी जो है आपका बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो जलाना पड़ता है आपको। बहुत पीवीसी हर जगह कॉमन यूज हो जाता है, ठीक है। कुछ अभी तो ये बना रहा है, ये सब भी पीवीसी का यूज हो रहा था बीच में, ऊपर लेयर जुड़ने के लिए। Which one of the following is used in making bulletproof jacket? अच्छा, ग्लास तो है, बट कौन सा ग्लास है? यहाँ पे जो ग्लास यूज होता है दैट इज द फाइबरस ग्लास जनरली, ठीक है। लैमिनेटेड ग्लास पहले यूज होता था, अब जो है फाइबरस ग्लास। फाइबर ग्लास में क्या होगा, ये ग्लास जो है ना छोटे छोटे ये से कंपोनेंट से बने होंगे इस तरीके से, जैसे पत्थर देखते हो ना, तो कुछ इस तरीके का पत्थर कैसा होता है, छोटे छोटे, उसको ऐसे तोड़ोगे झाड़ोगे तो निकल जाता है, ये कुछ वैसा ही ग्लास होता है। तो इस ग्लास का फायदा क्या होता है कि शॉक एब्जॉर्बर का ये काम करता है, तो आपको अलग से शॉक का लेयर नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे मान लो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, अब इनके बीच में स्पेस होगा थोड़ा बहुत, जैसे ही इधर से इंपैक्ट होगा तो ये थोड़ा सा उस इंपैक्ट को क्या कर देंगे, झेल लेंगे। अगर ये बहुत टाइट होगा, अगर ये एक ही लेयर होता पूरा का पूरा, तो ये शॉक यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है इजीली, राइट। बट ये क्योंकि बीच में है, छोटे छोटे स्पेसेस हैं, तो जब इस पे इंपैक्ट होगा तो ये इंपैक्ट को यहां तक नहीं पहुंचने देते हैं। तो देयरफॉर दिस फाइबरस ग्लास का यूज होता है, ठीक है। छोटे छोटे रेशे की तरह होगा एंड देन उसको मिला करके ग्लास बनाया जाता है। तो फाइबरस और लैमिनेटेड में फर्क यही है। फाइबरस क्या है कि छोटे छोटे रेशे हैं एंड देन आप उनको चिपका के यू आर मेकिंग अ ग्लास, ठीक है, मतलब माइक्रो लेवल पे आपने इसको जोड़ा हुआ है। लैमिनेटेड क्या होगा, एक ग्लास लिया, उसके ऊपर दूसरा ग्लास चिपकाया, तीसरा ग्लास चिपकाया। तो ये भी पहले ये यूज होता था, बट ये काफी हेवी हो जाता था, तो फिर इन्होंने नए तरीके का ग्लास बनाना शुरू किया। हम्म हम्म सेरामिक 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 वही है, सेरामिक इंडस्ट्री जो आपका पत्थर, सेरामिक का यूज होता है। सेरामिक का पहले यूज होता था, अब नहीं होता। सेरामिक वगैरह जो है ना, सेरामिक इज लाइक सिंपली, अरे भाई तुम प्लेट वगैरह यूज करते हो ना, वो चीनी मिट्टी, तो सेरामिक्स है वो, ठीक है। कोई भी सीमेंट से रिलेटेड चीज हो गया, दैट इज द सेरामिक। केवलर का भी यूज, केवलर सबसे कॉमन मटेरियल है, ठीक है। बट उसके साथ साथ में ग्लासेस का भी यूज होता है, फाइबरस ग्लासेस का भी यूज होता है, क्योंकि ये शॉक एब्जॉर्बर का काम कर देते हैं, आपको शॉक को कम करेंगे, ठीक है। बिस्फेनॉल ए काफी कॉमन है, काफी न्यूज में चला है ये पिछले कुछ दिनों में। बिस्फेनॉल ए, बीपीए। ये जो बिस्फेनॉल ए है, ये नोट करके रखना, ये आई थिंक इसको लेकर के कुछ दिन पहले न्यूज में काफी बड़ा सा एक आर्टिकल आया था। ये हालांकि पॉलीकार्बोनेट में मिलता है जनरली, बट इसका यूज जो है ना बिस्फेनॉल ए, जो भी आपको वैसे क्लोथ्स हैं जो कि फायर रेसिस्टेंट हैं, हीट रेसिस्टेंट हैं, बुलेट प्रूफ हैं, उन सब में पॉलीकार्बोनेट, ऑब्वियसली पॉलीकार्बोनेट की चर्चा करी हमने कि बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में यूज होता है। बट नॉट ओनली दैट, इवन जो फायर फाइटिंग मटेरियल्स होते हैं ना, तो वो ऐड आता था ना, वायर दैट डू नॉट कैच फायर, ठीक है। हाँ, जिसका जिसका भी वो टैगलाइन था,
या उस तरीके के जो कपड़े वगैरह जो बनते हैं, जो फायर फाइटर से कपड़े वगैरह होते हैं, उन सब में ये आपको पॉलीकार्बोनेट का यूज होता है। बट उसका जो ये केमिकल है ना बिस्फेनॉल ए, ये लेकर के काफी चर्चा में रहा, क्योंकि ये इसकी भी लीचिंग होती है, ये भी छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है। और वही जो नाइलन की कहानी मैंने बताई माइक्रोप्लास्टिक वाली, वही कहानी इसके साथ भी होती है। बट ये कई तरीके की बीमारियों का जड़ ये डायरेक्टली खुद भी बन जाता है। ठीक है, तो बिस्फेनॉल ए को जरूर ये रखें अभी। कलरलेस, तो कलरलेस है तो है, अब उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो उसका प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो उसका नेचर ही वैसा है। ठीक है, अब हम लंबे क्यों हैं, आप ऐसे क्यों हैं, तो उसका कोई ये नहीं है। ठीक है, अब वो देख नहीं, वो होगा, क्यों होता है, क्या होगा, उसका आंसर होगा, डेफिनेटली होगा, बट वो हमारे लेवल का नहीं होगा आंसर वो। ठीक है, उसको समझने के लिए फिर वी हैव टू गो इनटू। हाँ जी, फिनॉल का यूज किसको बनाने में किया जाएगा? ठीक है, तो याद रखना, जो बैकेलाइट होता है, बैकेलाइट दिस इज मेड फ्रॉम फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड या फिनॉल भी सिंपली याद रखना, बट फिनॉल रखा है तो साथ में इसको भी ले लेना, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड, इनका यूज करके बनाया जाता है इसको। तो फिनॉल ग्रुप डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज होता है, बट यहाँ पे इट इज ऑल्सो यूज टू मेक पॉलीमर्स। ठीक है, चलो, टेफ्लॉन क्या है? अभी टेफ्लॉन का नाम क्या था, किससे बना था? था, वहीं पे मैंने बोला था फ्लोरो है, फ्लोरीन ग्रुप है इसमें। ठीक है, सो दिस इज द फ्लोरोकार्बन, हो गया सिंपल। चलो, विच आर द फॉलोइंग नॉट ए पॉलीमर, इजी क्वेश्चन है ये। अबे नाइलॉन को पॉलीमर है, कब से घूम घूम के हम लोग नाइलॉन की बात कर रहे हैं, इतने देर से कर रहे हैं ना नाइलॉन पे। ठीक है, तो टेफ्लॉन की चर्चा हो चुकी है, नाइलॉन की चर्चा हो चुकी है, पॉलिस्टीरीन ये है, यहाँ पे दिस इज कैप्रोलैक्टम, इसका यूज करके नाइलॉन 6 बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मोनोमर है ना कि पॉलीमर है। ठीक है, ठीक है, फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ऑप्शन बी 33। अभी तो बताया ना बैकेलाइट वाला, फिनॉल प्लस फॉर्मल्डिहाइड है ये। अच्छे से पढ़ें। ऑप्शन बी। अच्छा रुको, ये इससे बनता है नियोप्रीन। ठीक है, और नियोप्रीन क्या है? सिंथेटिक रबर।
ठीक है, नेचुरल नहीं है वो, नेचुरल रबर नहीं है। क्लोरोप्रीन से नियोप्रीन बनता है, नियोप्रीन सिंथेटिक रबर है, ठीक है। यानी कि आपका दोनों स्टेटमेंट एक साथ सही नहीं हो सकता है, ये गलत हो जाएगा आपका स्टेटमेंट, यहाँ पे आइसोप्रीन वगैरह चला जाएगा। बाकी टेफ्लॉन एंड डैक्रॉन और पॉलीमर्स ठीक है। ये पॉलीथीन को भी पॉलीथिलीन बोलो या पॉलीथीन बोलो, बोथ आर सेम थिंग, तो ये भी आपका सही है। तो 1-3 तो साथ में चला गया, तो 1-3 साथ कहाँ पे है, सॉरी 1-2, ठीक है, चौथा गलत हो जाएगा क्योंकि 3 और 4 साथ में आइसोप्रीन होता, चारों सही चल जाता। क्वेश्चन नंबर 25, so cotton is suitable for use as clothing in summer because it absorbs moisture, तो ये तो ठीक है। ये कुछ नहीं है, ये कहीं साइड से आया है, ठीक है। पॉलीकार्बोनेट इज यूज फॉर मेकिंग सीडीज, ओके। टेफ्लॉन इज यूज फॉर कोटिंग नॉन स्टिक किचनवेयर, तो ये तो ठीक है, नहीं ये भी ठीक है। हाँ जी, अब सीडीज में पॉलीकार्बोनेट का यूज तो होता है, ठीक है, प्लास्टिक्स का यूज होता है ऑब्वियसली, लेकिन ये भी है कि सीडी में और भी चीजें यूज होती हैं उस वहां पे, जो मेन उसका रोल है दैट इज डन बाय दिस, जो उसका एल्यूमिनियम के कंपाउंड्स होते हैं, वो जो उस पर शाइनी सरफेस होता है, कहने का मतलब प्लास्टिक, उसको थर्मोप्लास्टिक हटा, पॉलीकार्बोनेट को हटा कुछ और भी लगा दो तो वो काम करेगा, गिवन दैट कि वो लेयर उसका मौजूद हो, वो जो चमकता हुआ सा लेयर है ना उसका, वो रहना चाहिए उसको, ठीक है। तो फिर इसको नहीं होता तो है, दैट इज राइट, हाँ इसके साथ डी ही लेके चलो, फिर नॉन ऑफ द अबव लेके जाओ, ठीक है। अरे कितना बुलेट प्रूफ कराएगा भाई, वन एंड, तो केवलार तो कॉमन है, लेक्सन भी आपका यूज होता है, लेक्सन ये पॉलीकार्बोनेट है ये, ठीक है। तो केवलार एंड लेक्सन ये पॉलीकार्बोनेट है। ग्लिप्टल जो है ये पेंट वगैरह में यूज होता है, पेंट वगैरह में जो नहीं चिपा आपको ये आता है जो चिपकता है या खींचता है, आप खींचोगे तो पूरा का पूरा लेयर उखड़ जाता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लिप्टल वाला जो कहानी। पॉलीथिलीन टेट्राफथैलेट, पूरा लंबा सा डिस्क्रिप्शन, अच्छे से पढ़ें इसका आराम से, 2 ही आंसर सही है, 2 ही गलत है। हम्म, 1 and 3 सही, ओके। एक टर्म सुना होगा आपने, शॉपिंग वॉपिंग करने जाओगे तो वहां पर लिखता है कि पेट बोतल है, नहीं, सो दैट इज एक्चुअली दिस पॉलीथीन टेट्राफेथलेट, ठीक है, पेट बोतल। तो लोग कहते हैं कि इसमें खाना वगैरह रखने के लिए सेफ होता है, तो आप फूड कंज्यूमेबल फूड वगैरह इसमें रख सकते हैं, पेट बोतल, पेट बोतल, ठीक है। ये इसका बना हुआ होता है, दिस इज एक्चुअली पॉलीथीन टेट्राफेथलेट। तो जनरली मतलब कुछ खाना वाना आपको रखना है, नहीं शीशा नहीं होता, ये प्लास्टिक ही है,
जो खाना स्टोर करने में प्लास्टिक आता है ना जनरली, देखना जैसे जो कंटेनर वगैरह मिलते हैं कि वो 5-6 डब्बे इतने देते हैं, चावल रखेंगे इतने, गेहूं रखेंगे, उन पे देखना ये लिखा होता है पेट बोतल, या जो पानी वाला भी आपका बोतल होगा ना उसका जो डिस्क्रिप्शन रहना वो पेट बोतल लिखा रहेगा। थोड़ा महंगा आता है, ये कहते हैं लोग कि भाई ये जो है बाकी प्लास्टिक की तरफ है, ये धीरे धीरे टूटता नहीं है, डिकम्पोज नहीं, मतलब वैसे नहीं टूट जाता है। तो नहीं टूटने की वजह से, जैसे मान लो चावल रखा है तो रगड़ पड़ने से वो टूटेगा नहीं, तो आपके चावल में आपको प्लास्टिक आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो कम से कम। तो खाना रखने के लिए काफी हद तक इसको सेफ माना जाता है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स को रखने के लिए। तो दिस इज द पेट बोतल। प्लास्टिक वगैरह बोतल पानी वगैरह भी देखोगे ना तो देखना जो पेट बोतल होगा वो थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा। हाँ जी, वो कुछ दिन के बाद तो ऑब्वियसली खराब हो जाएगा, तो इसीलिए उसकी लाइफ होती है भाई 6 महीने। जैसे पानी का जो बोतल लेते हो ना, तो पानी के बोतल पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, हर पानी के बोतल पे रहती है, किसी बिस्लेरी ले लो ये ले लो, वो एक्सपायरी डेट किसकी होती है एक्चुअल में, वो एक्सपायरी डेट उस बोतल की है रादर देन वो पानी का है, ठीक है। वो पानी की एक्सपायरी डेट नहीं होती, वो बोतल की होती है कि एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगा, टूटना स्टार्ट कर जाएगा। अभी रिसेंटली यूके में उन्होंने एक रिसर्च करा था एंड दे हैव मेड अप स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लास्टिक कि एक टाइम तक जब तक उसका लाइफ रहेगा तब तक वो एकदम सही प्लास्टिक की तरह रहेगा। जैसे ही उसका लाइफ खत्म होगा, मान लो 6 महीने, आफ्टर दैट इट विल बी डिकम्पोज, सिंपली आराम से वो डिकम्पोज हो जाएगा। उस पर लेकर रिसर्च चल रहा है अभी, आर्टिकल एक आया था बीच में, लेट्स सी कि कितना ये आगे बढ़ाते हैं। तो आ जाओ चलो, इसमें जो है इसका इट फाइबर्स कैन बी ब्लेंडेड विद वूल एंड कॉटन फाइबर्स टू रीइंफोर्स देयर प्रॉपर्टीज, दिस इज करेक्ट, ठीक है। जनरली जो आपको जितने भी इस तरह के मटेरियल है वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड किए जा सकते हैं। कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेज, ये नहीं हो सकता, अल्कोहल रिएक्शन कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्लास्टिक के ग्लास में अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें। वो आजकल कॉमन है ना भाई क्या बोलते हैं उसको, डिस्पोजल नहीं, तो प्लास्टिक के ग्लास में अल्कोहल का कंजम्पशन इज हानिकारक, ठीक है। तो इवन स्टील भी जो है दैट इज नॉट सेफ, स्टील के में भी नहीं करना चाहिए। तो हाँ, तो या तो आप शीशा यूज करो, ठीक है, मेन तो सेफ वही है शीशा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा, तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशन हुआ होगा आपके साथ। वो ग्लास हो सकता है वो सेटिंग अच्छे से नहीं हुआ होगा या कुछ हुआ होगा, वैसा इशू। हाँ हाँ, और आप जो है देख नहीं, सिंपल सी कहने का मेरा मतलब ये है, ये तो सारे डिवाइसेस में, सारे मोबाइल्स में ये है। मोबाइल में आपने देखा है बैटरी एक टाइम के बाद वीडियो आपका काम करना बंद कर देती, मतलब उसका पावर कम होने लगता है, ठीक है। आपका स्टोरेज इतना पहले फास्ट काम कर रहा है उतना फास्ट अब नहीं काम करता है, तो और भी इशू है। बट ये है, आप अगर अरे तुम सब चीजों में देखो, गाड़ियां देखो, तो पहले के जो बाइक देखते थे आराम से 15 साल 20 साल भी ड्राइव कर रहे हो आराम से, तो चल रही है, ठीक से चल रही है। अभी वाली देख के देखो, वो भी है, हाँ वो भी इशू है आपकी गाड़ियों में। तो जितने ज्यादा सुविधाएं मिलती जाएगी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बढ़ती जाएगी। तो पहले जैसे पहले के जो 100 सीसी के भी स्प्लेंडर हुआ करते थे, ठीक है, उसकी पावर को फील करना और अभी के 150 सीसी के बाइक के पावर को फील करना, मतलब सेम नहीं, बट आप उसको फील करना कि कितना डिफरेंस आपको पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है, ठीक है। इवन मान लो कि चलो कोई नहीं, एक गाड़ी है ना पल्सर है, पल्सर भाई बहुत पहले पुरानी गाड़ी आ रही है, जो पल्सर पहले दूसरे वर्जन आई थी, वो अगर आपको कहीं मिल जाए वो एक बार चलाना, और एक बार ये नई नई वाली जो आई है इनको लेके चलाना, यू विल फील द इंजन में कि आपको डिफरेंस पता चलेगा। फिर से बोलो। हाँ ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, आप मैटेरियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हो ना। बात ये है, अब जो है दुनिया में 2-3 चीजें कॉमन है। पहले लोग बात करते थे ना, पहले एक चीज कॉमन था कि परिवार में बंटवारा हो गया तो बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई परिवार बट गया इनका। अब अगर नहीं हो रहा है तो समस्या है, अब अगर नहीं हो रहा है तो समस्या है कि भाई ऐसा क्या है कि बंटवारा नहीं हो रहा है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली कॉमन हो चुकी है। तो आपका सोसाइटी का पैरामीटर टाइम के साथ ऑब्वियसली चेंज होता है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है, मेटेरियलिज्म। आपको जो है आप सोच लो कि भाई मुझे, मैं इंडिविजुअलिज्म की तरफ आप बढ़ रहे हो, इंडिविजुअलिज्म एंड मेटेरियलिज्म,
ये जो दोनों कल्चर हमने यूएसए से इंपोर्ट किए हैं ना इंडिविजुअलिज्म का भी, कि सोसाइटी में पहले हमारे यहाँ क्या था, समाज की बात होती थी कि समाज को साथ लेके चलने का है। आज के डेट में मेंटालिटी देखना क्या चल रही है कि भाई समाज कौन होता है मुझे बोलने वाला, मुझे जो मन करेगा हम करेंगे, राइट। ये है ना, आज के डेट में ये थॉट आ चुकी है। तो ये इंडिविजुअलिज्म है, इसका कुछ फायदा भी है, आई एम नॉट सेइंग ये गलत ही है, बट इसके नुकसान भी हैं। अब पहले बात कर दो, जैसे कपड़ों को लेकर के बात हो जाती है, लड़कियां कहती हैं कुछ भी पहने, कौन होता है मुझे देखने वाला, हु आर यू। बट आप जब सोसाइटी के हिस्सा हैं तो आपको सोसाइटी को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो ये इंडिविजुअलिज्म, साथ में मेटेरियलिज्म कि भाई दुनिया में क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो आज है आप उस पर फोकस करो, जो आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, यही लेके चलने का। ऐसे ही देखोगे ना, जो आपका जो ब्रिटेन का जो ग्रोथ हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो रिलीजन कितना बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रिटेन का जो ग्रोथ हुआ था, तो दो तरीके के चर्च हुआ करते थे, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है। कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट जो चर्च था, तो इन दोनों का रवैया जो है, इवन दोनों क्रिश्चियनिटी है, बट दोनों का रवैया बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो वहां पे जो किंग हुआ करता था पहले, तो पहले ब्रिटेन में कैथोलिक चर्च हुआ करता था। तो जब कैथोलिक चर्च हुआ करता था, इसको क्या हो गया, इसको वहां का जो राजा था किंग का, उसको प्रेम हो गया एक लड़की से। तो कैथोलिक चर्च ने कहा कि आप पहले से शादीशुदा हैं, वो भी शादीशुदा है, तो आप उससे शादी नहीं कर सकते। बोलता है ऐसा क्यों? बोलता है कि हम कैथोलिक चर्च वाले हैं, हमारा रोम से ये आता है, हमारा ऐसा ही आदेश है। बोलता है तो एक काम करो, कल से कैथोलिक चर्च का जो है बोरिया बिस्तर समेट लो, कल से जो अपने को चाहिए प्रोटेस्टेंट, ठीक है, लेकिन शादी तुम्हें करेगा, ठीक है। और शादी कर भी लेता है, बट चलो आ जाता है प्रोटेस्टेंट चर्च, आ जाता है इंग्लैंड में। प्रोटेस्टेंट चर्च का जो आइडिया था, उन्होंने कहा कि भैया देखो, जीवन के बाद क्या होना है किसी को नहीं पता, जो है इसी जीवन में है, आपका जो स्वर्ग नर्क जो भी आइडिया है वो इसी जन्म में है। अच्छा पैसा कमाओगे तो स्वर्ग यहीं पे है, नहीं कमाओगे तो यहीं पे नर्क भुगतना है। तो मतलब लोगों के माइंडसेट में क्या गया कि भैया पैसा कमाना है, मेहनत करने का। उन्होंने बोला मेहनत करोगे, मेहनत ही तुम्हारा सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। मेहनत करोगे तो पैसा ये तुम्हारा है, एंड वहां से तुम पैसा कमा लोगे। छुट्टी वुट्टी मनाने का नहीं है, बहुत ज्यादा मंदिर उंदिर जाने में टाइम वेस्ट नहीं करने का है, तो रादर देन मंदिर जाओ, काम पे जाओ, ठीक है। तो कहा जाता है कि जो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण वहां का प्रोटेस्टेंट चर्च का आना, यहाँ वहां या कह सकते उस आइडियोलॉजी का आना था, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी था ना, कर्म का सिद्धांत था कि कर्म करोगे जैसा वैसा ही फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन कर्म के सिद्धांत को काम वाले जगह पे, मेहनत वाले जगह पे छोड़ करके बाकी जगह बहुत अप्लाई कर लिया जाता है, ठीक है। बाकी जगह अप्लाई कर लेंगे, लेकिन काम जहां करना होगा, भाई काम करोगे तो जब वहां पे क्या होगा कि अरे मेरा किस्मत ही खराब है, अरे कर्म तुम कर ही नहीं रहे हो भैया, ठीक है। तो पूरा किसी थ्योरी को मानते हो तो पूरा मानोगे ना, जहां पे तुमको आधार तुम्हारे फायदे का होता है वो उठा लेते हो, ठीक है। सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो तुम 10 ये बहाने करोगे कि अच्छा गवर्नमेंट ने एग्जाम नहीं कराया, चीटिंग हो गई, ठीक है, वो सब कुछ हुआ, तुम अपना काम कर रहे कि नहीं करे, ठीक है। उसके बाद बाकी चीजें आती है। तो ये इसीलिए थॉट्स भी आपको क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो यहां से क्या हो गए, ये गलत हो गया, ठीक है। हाँ जी, अल्कोहल, देखो रिलीजन अल्कोहल को भी मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि अल्कोहल जब पीते हो आप, तो आप आपका सेंस जो है पूरे तरीके से काम करना बंद कर रहे हो, आपका सेल्फ से आप दूर हो रहे होते हो। चलो, बोटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट। हाँ जी, असली जैसा कुछ नहीं होता भैया। दुनिया में कल ही मैंने बताया था, असली नकली जो है ये कुछ नहीं होता। अच्छा यहाँ पे देखो, ऑप्शन 4 क्या बोल रहा है कि आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजिली डिस्पोज ऑफ बाई इंसिनरेशन। इंसिनरेशन मतलब आग लगा के, जला करके, ठीक है, विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ये पॉसिबल नहीं है। आप किसी भी चीज को, प्लास्टिक को जलाओगे और आप सोच रहे हो ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलेगा, भाई CO2 तो निकलेगा, ठीक है, कार्बन तो होगा उसमें, तो ग्रीन हाउस गैस तो निकलेगा ही निकलेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया? गलत हो गया। तो अल्कोहल स्टोर नहीं कर सकते, तो 4 और 2 गलत हो गया। करेक्ट आंसर इज 1 एंड 3, ठीक है। फिर से बोलो। हाँ, इंडिविजुअलिज्म कैसे अफेक्ट करता है, क्लास के बाद बताता हूँ मैं, ठीक है। सोसाइटी के पोर्शन में जाएंगे, अदरवाइज हम लोग उधर चले जाएंगे। थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ इंडिविजुअलिज्म के क्या फायदे और क्या नुकसान है।
अच्छा, हाँ जी, बताओ बताओ। इजी क्वेश्चन है ये। टेफ्लॉन कब से चर्चा हो रही है आपकी, राइट? और 29 का आंसर, 29 का आंसर केवलार आपका इजी है, ठीक है। सो सिंपल। अब आते हैं विस्फोटक में। कल दारू पे बात कर रहे थे, आज विस्फोट पे बात कर रहे थे। देखो अभी जो है, तो यही कहते हैं शिक्षा में आपको सब शिक्षाएं लेनी पड़ेंगी, ठीक है। आप सारी शिक्षाओं लोगे तभी जो है। चलो, व्हाट वाज द फिशनेबल मटेरियल यूज्ड इन द बॉम्ब ड्रॉप्ड एट नागासाकी? सो दैट वाज मेड ऑफ प्लूटोनियम, ठीक है। कुछ भी नहीं तो वो मूवी आई थी बीच में ओपेनहाइमर वाली, देख लोगे तो वहां से याद हो जाएगा तुम्हें कि वहां पे प्लूटोनियम था वहां पे, ठीक है। हाँ जी, पेशेंस नहीं, ठीक है, इंटरेस्टिंग तो है। पेशेंस क्या, बोर हो गए थे क्या? नहीं नहीं, देखो एक्चुअली ना ओपेनहाइमर देखने के लिए एक दो तीन लेवल पे दिक्कत हो सकती है। एक तो आपको उस पीरियड का नॉलेज है कि नहीं, जिसको उस पीरियड के बारे में पता है कि क्या चल रहा था, उसको बहुत इंटरेस्टिंग मूवी लगेगी। यू विल अंडरस्टैंड कि पूरा का पूरा, एक तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो रहा था और कैसे रशिया और यूएसए के बीच आपस की चीजें चल रही थी, जर्मनी का कैसे इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, साथ ही साथ जितने साइंटिस्ट की चर्चा हुई है उनका कंट्रीब्यूशन अगर आपको थोड़ा बहुत पता है ना, फिर इंटरेस्टिंग आएगा मजा। उसमें मजा नहीं आएगा, नहीं, इंटरटेनमेंट के पर्पज से मजा नहीं आएगा। इंटरटेनमेंट ऐसे ही बीच में एक मूवी आई थी नेपोलियन वाली, बोनापार्टे, वो है जिसमें आपका जो जोकर का रोल किया है ना जिसने बैटमैन में, तो उसी ने रोल किया उसमें भी आपका नेपोलियन बोनापार्टे का। तो वो मूवी थोड़ा बोरिंग चलती है, बहुत स्लो चलती है। बट इफ यू नो कि अच्छा नेपोलियन की का लाइफ स्टाइल कैसा था, क्या चल रहा था उसको, तो फिर वो मूवी काफी अच्छी लगने लगती है। तो मूवीज देखा करो, अच्छा चीज। अभी बीच में मूवी आया था एक, आई थिंक अराइवल, अराइवल करके कोई मूवी आया हुआ है शायद, अराइवल, अराइवल है ना, हाँ अराइवल ही है। इसमें दिखाया गया कि उसमें काफी अच्छा कॉन्सेप्ट मुझे ये लगा कि मान लो हम लोग दो लोग हैं और उसमें एक परग्रही है, मतलब एलियन आता है, आप कैसे बात करोगे एक दूसरे के साथ, कम्युनिकेट कैसे करोगे, ठीक है, हाउ विल यू कम्युनिकेट। तो अगर कम्युनिकेट ही नहीं कर पाओगे तो क्या होगा कि वो कुछ अच्छे के लिए भी आया होगा तो आप उसको बुरे की तरह ट्रीट करोगे, भाई एलियन है मेरे पे ये करने के लिए ही आया, ठीक। सब में यही होता है। तो वो वहां पे एक लड़की होती है एंड सी ट्राई टू कम्युनिकेट, कैसा लैंग्वेज को स्टार्टिंग से किसी को सिखाना हो तो कैसे सिखाएं, जबकि वो पहले से सीखा हुआ, उसका खुद का अपना लैंग्वेज है, आपका अपना लैंग्वेज है, बट आप उसको कॉमन लेकर के कैसे आओगे। आप किसी नए इलाके में चले जाते हो जहां का लैंग्वेज आपको नहीं आता, आप कैसे लैंग्वेज को सीखते हो, क्या वैसी चीजें होती है। तो ऑब्वियसली थोड़े थोड़े छोटे छोटे वर्ड स्पीक करना स्टार्ट करते हो। ह्यूमन है तो कॉमन है कि भाई खाना है तो ऐसे बोलेंगे तो कुछ ना कुछ समझ जाएगा कि खाना देने का है, बट वो तो एलियन है, उसके लिए ना ये हाथ और पैर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो फिर आप कैसे कम्युनिकेट करोगे। ये सब काफी अच्छी, मतलब मुझे ये कॉन्सेप्ट काफी अच्छा लगा कि अच्छा मूवी ऐसे इन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। चलो यहाँ पे यूरेनियम हो गया। सो मिक्सचर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द गैसेस is the cause of occurrence of most of the explosion in mines? सो मिथेन, ऑब्वियसली कोल बेड मिथेन काफी कॉमन है, ठीक है, कोल माइंस में मिथेन इज वेरी कॉमन। और उसके साथ में जो है आपका जैसे ही एयर के साथ उसका मिक्सचर होता है तो कई बार वहां पे विस्फोट हो जाते हैं। आपको माइंस में कहते हैं ना, माइंस में जब जान जाती है लोगों को पता भी नहीं चलता, जब ज्यादा लोगों की जाती है तब पता चल जाता है, अदरवाइज एक दो तो ऐसे ही गायब हो जाते हैं, ये हो जाता है वहां पे। तो मिथेन एंड एयर काफी कॉमन है माइंस में आग का लगना, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे आई थिंक धनबाद, धनबाद जो है नीचे नीचे जल रहा है, तो वहां पे जो है फायर जो जलते रहते हैं, पता नहीं कब कहाँ कौन सा इलाका जो है धस जाता है। तो झरिया भी, झरिया में भी है। हाँ 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 हाँ, कंटिन्यू आग चलते रहते हैं, वो कॉमन है। वो दैट द रीजन इज मीथेन, मीथेन जो गैस होते हैं ना ये काफी विस्फोट वगैरह करा देते हैं। एक्सप्लोजिव के रूप में किसका यूज होता है, दिस इज नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन बहुत कॉमन एक्सप्लोजिव है ये, ठीक है। ग्रेफाइट ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं जाएगा, बाकी मर्करी ऑक्साइड नहीं, नॉट एन एक्सप्लोजिव। हाँ जी, नॉट एन एक्सप्लोजिव पूछा ना, तो देखो नाइट्रोग्लिसरीन तो ऑब्वियसली है, ट्राई नाइट्रो है तो वो भी आपका काम करेगा, ठीक है। टीएनटी बहुत कॉमन एक्सप्लोजिव है,
ठीक है, मूवी वगैरह में जनरली आपको देखा कि टीएनटी रॉड्स मिल रहे हैं, उसको आपको पत्थर उत्थर तोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आरडीएक्स, ठीक है, तो नाम अगर याद करना हो तो कर लेना। ठीक है, आरडीएक्स का पूरा नाम क्या है। बाकी बच गया आपका नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, ये फंगीसाइड्स है, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है। ठीक है, ना कि एक्सप्लोजिव के रूप में, कीड़ों को मारने के लिए यूज होता है ये। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है ये। तो आरडीएक्स टाई नाइट्रा एमाइन, कभी पूछ लेगा ये कि इसका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है। ठीक है, तो नाइट्रा एमाइन है ये आपका जो आरडीएक्स है। आरडीएक्स किसी का नाम भी था ना, अच्छा वेलकम में था ना, हाँ मुझे नाम याद है, आरडीएक्स किसी का नाम सुना था मैंने, फिरोज। चलो अभी मजे की बात तुम्हें पता चलेगी, नोबेल ऑयल। ठीक है, ये जो है दिस इज टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन नहीं है और कुछ नहीं। और इसको जो बनाने का काम किया है, तो उस दिन चर्चा कर रहे थे ना हमने नोबेल प्राइजेज में कि अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवन भर जो बनाया है वो केवल इसी तरीके की चीजें बनाई है जिससे दुनिया का विनाश किया जा सकता है। डायनामाइट भी उन्होंने बनाया, तो बाद में उनको लगा कि भाई दुनिया मुझे जो है क्या बोलते हैं, बर्बाद करने वाले के रूप में ना याद रखे, तो फिर उन्होंने नोबेल फंड की स्थापना करी कि भाई मेरे नाम से कुछ अच्छे नाम से जाना जाए रादर देन इस नाम से। तो हो भी गया, आज के डेट में नोबेल जब बोलोगे तो इस नोबेल प्राइज याद आता है रादर देन कि इस तरीके की चीजें उन्होंने बनाई है। ठीक है, तो जो भी आप विस्फोटक चीजें देखोगे तो उन्होंने खूब बनाया है। हाँ हाँ, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। डायनामाइट तो वही है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन ही है वो, ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट। ठीक है, जीएनटी, सॉरी। तो घूम फिर के ये कॉमन नाम जो है ये आपको याद रखने का है। ठीक है, ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरॉल, और ये घूम फिर के आता रहेगा। ये अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 7। देखो इसमें ये कॉमन है, आपने सुना होगा जेलाटिन रॉड्स भी बोलते हैं, डायनामाइट, इन दोनों में तो यूज होता है। कॉर्डाइट में भी थोड़े मात्रा में, थोड़े बहुत मात्रा में यूज होता है निट्रोग्लिसरीन का। ये जो है एमाटोल, ये टीएनटी है। ठीक है, इसमें ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन नहीं है, दिस इज टीएनटी सिंपली। चलो, हाँ जी, आरडीएक्स, साइक्लो, अच्छा आरडीएक्स का फुल फॉर्म क्या है? डाउन करूँ ऊपर करूँ? अच्छा लो, मिटने दो। हाँ, बोलना कहाँ पे रोकने का है। कहा कौन सा, देख कौन सा रहे हो तुम लोग, देख लिया ना, इसीलिए बोला था वहां पे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 8। तो दिस इज साइक्लोनाइट। ठीक है, और यहाँ पे आरडीएक्स का जो कहते हैं रॉयल डेमोलिशन एक्सप्लोसिव कहते हैं इसको। हाँ, इसको आरडीएक्स जो है, इसका नाम बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो शॉर्ट फॉर्म में आरडीएक्स। अगेन क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे जो है आंसर इसी द ट्राइनाइट्रोग्लिसरॉल, बार बार देख रहे हैं तो ग्लिसरेल तो है ही। देखो ग्लिसरीन एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन जो है सुंदरता बढ़ाने के लिए आप यूज करते हो, कॉस्मेटिक्स में यूज करते हो, और ग्लिसरॉल जो है एक्सप्लोजिव के रूप में, एक ही बात है। ठीक है,
हाँ ठीक है भैया, दुनिया से जितना दूर रहो उतनी भलाई है तुम्हारी, ठीक है, उतने तुम्हारा फोकस बना रहेगा पढ़ाई पे। अब जिसको जा, अब भैया देखो बच्चों, तो कूदने दो उसको, उसको तो और थोड़ा सा धक्का दे दो और जल्दी कूदो। नहीं नहीं, आग लग रहा है, थोड़ा पेट्रोल वेट्रोल छिड़क दो। देखो ऐसा है कि जैसे बच्चे को बोलोगे ना कि बेटा बल्ब मत छूना, गर्म है, हाथ जल जाएगा, ठीक है, तो उसको नहीं समझ में आता है, उसको लगता है ऐसा कैसा है, छू के एक बार देखते हैं। तो उसको क्या करो, एक बार थोड़ा सा हल्का छुलवा दो, ठीक है, हल्का छुआ दोगे तो अगली बार सतर्क रहेगा, अगर सतर्क होने वाला होगा, नहीं तो खुद से छुएगा, जलेगा, उसके बाद वो नहीं छुएगा। हाँ हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम। और बस ये है कि समझदारी टाइम से आ जाए तो ठीक है, समझदारी अगर लेट मतलब हो गया ना, किसी गलत टाइम पे आ गई तो फिर परेशान कर जाएगा आपको, आपको पता चलेगा कि भाई निकल गया समय, ठीक है, तो ये ना हो जाए, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है, आपको कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं, ठीक है, कैसा कंडीशन बना हुआ। चलो हाइड्रोजन बॉम्ब, इसका जो आंसर है कि हाइड्रोजन बॉम्ब इज एटलीस्ट ट्वाइस मोर डेंजरस देन एटम बॉम्ब, ये चर्चा हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, नहीं बहुत बड़ा इनमें डिफरेंस होता है, नॉट ओनली 2 टाइम्स, 3-4 टाइम्स ज्यादा पावरफुल हो जाता है ये। दूसरा जो है ये न्यूट्रॉन बॉम्ब, न्यूट्रॉन बॉम्ब क्या होता है, न्यूट्रॉन बॉम्ब क्या होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब तो बता ही चुका हूं मैं आपको, तो कॉमन ही बताया था। न्यूट्रॉन बॉम्ब क्या है? ये वैसे मटेरियल्स होते हैं, एक ऐसा बॉम्ब है जब आप इसको यूज किया जाता है तो बहुत ही हाई मात्रा में न्यूट्रॉन पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। न्यूट्रॉन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो देखा है। अब ये जो न्यूट्रॉन पार्टिकल्स होते हैं इनका इतना ज्यादा जनरेशन होता है तो ये क्या करते हैं कि ये ह्यूमंस को बहुत ज्यादा हार्म नहीं करते न्यूट्रॉन्स, लेकिन उस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह होंगे, जहां पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा, उस डिवाइस के साथ इंटरफेयर करके उसको बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए न्यूट्रॉन बम कॉज लेस फाइनेंशियल हार्म नहीं, कॉज मोर फाइनेंशियल हार्म। भैया सामान सब खराब हो गया तो फाइनेंशियल हार्म ही तो है, बट मोर ह्यूमन लॉस, नो लेस ह्यूमन लॉस। ये स्टेटमेंट इन्होंने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया। तो न्यूट्रॉन याद रखना ये पार्टिकल्स रिलीज होते हैं और ये इंटरफेयर करते हैं जहां पे भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, जहां पे भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का क्रिएशन हो रहा हो, ठीक है, उसके साथ ये इंटरफेयर करेंगे एंड देन चलो इतना ही था आज के लिए। बोलो। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव है वो HMX। हर मैजेस्टिक एक्सप्लोजिव क्या ही मजाक चल रहा है, ठीक है। हेज मोनेटाइजेशन, जेनो करेंसी, ठीक है।